जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर 2024 के एनालिसिस की। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सेंचेज ने। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया है। किसने किया है? अब टाटा का है तो इंडिया में हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उनके साथ किसने किया है? तो उनके साथ स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है स्पेनिश पीएम पेड्रो सेंचेज, जो कि पहली बार इंडिया में विजिट पे आए हैं। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली चीज़ हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज द्वारा। दूसरा डायमेंशन ये है इस न्यूज़ का कि ये कहाँ पे ये टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है जॉइंटली। तो ये वडोदरा गुजरात में किया गया है। ये बात याद रखिएगा, वडोदरा गुजरात में इसका टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटी है जो कि फाइनल असेंबली लाइन है। फाइनल असेंबली लाइन है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? तो C-295 के लिए, ठीक है, जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में क्या फाइनल असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चर होगा? तो C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर। तो 2026 को डेजिग्नेट किया गया है एज इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड एआई टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2026 को डेजिग्नेट किया गया है एज इंडियन स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, एआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया है लाओ का। लाओ को विजिट किया है। लाओ एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि आसियान का मेंबर है और इस बार आसियान का होस्ट भी है लाओ। लाओस नहीं होता, लाओ होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा। तो कंट्री विजिट कौन सी की गई है? लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ इनविटेशन भेजा गया था मोदी जी को सोनेक से सिमफंडोन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाओ हैं, उनके द्वारा। तो सोनेक से सिमफंडोन ने नरेंद्र मोदी जी को आग्रह किया था कि विजिट करें लाओ में। तो इस आग्रह को मानते हुए मोदी जी ने लाओ की विजिट की है। इससे क्या होगा? बायलैटरल रिलेशंस जो हैं इंडिया और लाओ के, वो मजबूत होंगे। साथ ही साथ आसियान इंडिया समिट भी अटेंड करेंगे। 21st आसियान इंडिया समिट जो कि लाओ होस्ट करेगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी अटेंड करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट एशिया समिट, 19th ईस्ट एशिया समिट भी अटेंड किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, जो कि लाओ में ही होगा। पीएम मोदी ने यहाँ कुछ खास अनाउंसमेंट्स किए, तो याद रखिएगा। आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये 2025 को डेजिग्नेट किया गया है एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म विद कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 मिलियन। ठीक है, तो खैर आपको राशि नहीं याद रखनी है, आपको ये ईयर याद रखना है कि 2025 को चुना गया है एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। साथ ही साथ 10 पॉइंट एक्शन प्लान भी लाया गया है विच विल डीपन इंडियाज फ्रेंडशिप विद आसियान कंट्रीज। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट एक्शन प्लान किसके लिए है? आसियान के लिए है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्टली आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि 10 पॉइंट एक्शन प्लान किसके लिए है। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन के लिए, आसियान के लिए, ब्रिक्स के लिए, सार्क के लिए। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, याद रखिएगा आसियान के लिए 10 पॉइंट एक्शन प्लान लाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इंडिया एआई मिशन ने सेलेक्ट किए हैं 8 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स। तो आपको याद रखना है, दो डायमेंशन है इसके। सबसे पहले तो किस मिशन ने ये 8 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं? तो ये इंडिया एआई मिशन है जिन्होंने 8 रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, सेलेक्ट किया है। इससे क्या होगा? इससे इंडिजिनस टूल्स डेवलप होंगे, फ्रेमवर्क्स डेवलप होंगे, एथिकल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए इंडिया में, जो कि अलाइन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन के लेवरेजिंग एआई फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए लेवरेजिंग एआई बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते इंडिया एआई मिशन ने सेलेक्ट किए हैं 8 एआई रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देख लेते हैं 8 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला है मशीन लर्निंग, सेकेंड है सिंथेटिक डेटा जनरेशन, थर्ड है एआई बायस मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, फोर्थ है एक्सप्लेनेबल एआई फ्रेमवर्क, फिफ्थ है प्रिवेसी एनहांसिंग स्ट्रैटेजी, सिक्स्थ है एआई एथिकल सर्टिफिकेशन नेटवर्क, सेवेंथ है एआई एल्गोरिदम ऑडिटिंग टूल, एंड लास्ट इज एआई गवर्नेंस टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये फिगर याद रखिएगा कि कितने रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। 8 सेलेक्ट किए गए हैं, किसके द्वारा? इंडिया एआई मिशन द्वारा। ठीक है, इंडिया एआई मिशन के बारे में बात कर लें तो ये मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था विद बजट आउटले ऑफ 10,000 करोड़। तो 10,371 करोड़
अलॉट किया गया था इंडिया एआई मिशन के लिए 5 सालों के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया, इसका मकसद क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी एआई से बेनिफिट्स हैं उनको डेमोक्रेटाइज करना, उनको जन जन तक पहुंचाना, लास्ट माइल डिलीवरी करना, जो भी एआई के बेनिफिट्स अराइज होंगे। साथ ही साथ इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करना एआई में, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस देना और एथिकल यूज़ करना एआई का, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया एआई एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है इंडिया एआई मिशन। 48 वायावलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड मिला है अशोकन चारुविल को। तो याद रखिएगा, अशोकन चारुविल को 48 वायावलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस नॉवल के लिए? कटूर कड़ावू के लिए। कटूर कड़ावू के लिए अशोक चारुविल को 48 वायालर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कब इंसेप्शन में आया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1977 में किया गया था। यहाँ पे कुछ थीम्स दी गई हैं कटूर कड़ावू की, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। इंडियन नेवी ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। किसके लिए? सिविलियन पर्सोनेल्स के वेलफेयर के लिए। तो ये बात याद रखनी है आपको, इंडियन नेवी ने किसके साथ ये पार्टनरशिप की है? तो बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। महाराष्ट्र में पुणे में ये एमओयू साइन किया गया था। इंडियन नेवी ने 2024 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। याद रखिएगा, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। कौन सा ईयर है? 2024। इससे क्या होगा? जो नेवल सिविलियंस हैं उनको टेलर्ड लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशंस मिलेंगे। जो स्कीम्स दी जाएंगी उनको नेवल सिविलियंस को, वो उनके मुताबिक रहेंगी, उनके लिए पर्सनलाइज रहेंगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन वल्नरेबिलिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसकी रिपोर्ट है वल्नरेबिलिटी ऑन चाइल्ड मैरिज? तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ये रिपोर्ट है। इन्होंने पीरियड कवर किया है 2023 से 2024 तक, और इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 11.5 लाख बच्चे हैं अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़ जो कि वल्नरेबल हैं टू चाइल्ड मैरिज, मतलब उनकी चाइल्ड मैरिज कभी भी हो सकती है, ठीक है, उनका बाल विवाह कभी भी हो सकता है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो लगभग 11.5 लाख हैं। 2023-24 की ये रिपोर्ट है, ठीक है। प्राइमरी वल्नरेबल ग्रुप कौन सी है? तो मोस्टली गर्ल्स हैं जो कि ड्रॉप आउट्स हैं, या चिल्ड्रेन हैं जो कि इरेगुलर या एब्सेंट है स्कूल से विदाउट इंटीमेशन। तो ये कुछ प्राइमरी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। लेजिस्लेशन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, इस रिपोर्ट्स को डेवलप करने में? तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का लेजिस्लेशन इन्वॉल्व है। बात करते हैं वल्नरेबल आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन की, तो सबसे ज़्यादा यूपी में दिखे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर है वल्नरेबल चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड का, ओवर 5 लाख। फिर असम में है लगभग 1.5 लाख बच्चे, और मध्य प्रदेश में है लगभग 1 लाख बच्चे। तो कुल जो है 11.5 लाख बच्चे हैं जो कि वल्नरेबल हैं टू चाइल्ड मैरिज। किसकी रिपोर्ट में बताया गया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑन चाइल्ड मैरिज में ये रिपोर्ट में बताया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है? ये एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया था। इसके बारे में, इस बॉडी के स्टैब्लिशमेंट के बारे में एक एक्ट पास किया गया, एक्ट के अंतर्गत इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो वो कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये स्टैब्लिशमेंट हुआ है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। इस एक्ट के अंदर ये वाली बॉडी को, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट को स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी, जिसकी वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। एनसीपीसीआर की जो चेयरपर्सन है इस समय, ये है प्रियंका कानूनगो जी। हेडक्वार्टर्स है इसका न्यू दिल्ली, और इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में। ये बात याद रखिएगा, ये जो कानून है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में पास हुआ था, जबकि एनसीपीसीआर जो है कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेजिग्नेट किया है नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व को एज इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये बात याद रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन्स किसको डिक्लेयर किया गया है? तो नामदाफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को, और कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये देखिएगा कि इको सेंसिटिव जोन्स बनाने की पावर किसके पास है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये पावर है।
लोकेशन देख ली हमने, नामदाफा जो कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश के, और कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये लोहित जिले में है अरुणाचल प्रदेश के। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इकोसिस्टम को कंजर्व करना अरुणाचल प्रदेश के, साथ ही साथ बफर स्टैब्लिश करना अगेंस्ट हार्मफुल एक्टिविटीज़, बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करना इन ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये बात याद रखिएगा। लगभग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लगभग 600 क्या किया है, 600 इको सेंसिटिव जोन स्टैब्लिश किए हैं इंडिया में, ये बात याद रखिएगा। नामदाफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व है सिंस 1983, वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जोन, तो इसमें ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल जोन है और टेम्परेट जोन आती है। नेम का ओरिजिन कैसे है, तो नामदाफा नाम की रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है दाफा बम हिल से, दाफा बम हिल से ओरिजिनेट होती है एक रिवर जिसका नाम नामदाफा है, तो उसी से ये नाम लिया गया है, एंड फ्लोज इनटू नोआ देहांग रिवर। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 1989 में, और ये 50th टाइगर रिजर्व बनी थी 2016 में। 50th टाइगर रिजर्व इंडिया की बनी थी 2016 में। इसकी लोकेशन क्या है, ये लांग रिवर और नामदाफा नेशनल पार्क के बीच में, ठीक है, लांग रिवर और नामदाफा नेशनल पार्क के बीच में। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है इनके नेम का, तो कामलांग नाम की रिवर बहती है, वही नदी बहती है इसी के बीच से, इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चार्ल्स लेक्लार्क जो कि मोनाको से आते हैं, इन्होंने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री 2024 जीत ली है, ये बात आपको याद रखनी है। ये फार्मूला 1 रेस कहाँ हुई थी, ये यूएसए में ये रेस हुई थी। तो फर्स्ट नंबर पे आए हैं चार्ल्स लेक्लार्क, सेकंड पे है कार्लोस साइंस जो स्पेन से हैं, और थर्ड पे है मैक्स वर्स्टैपन जो कि नेदरलैंड से आते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्री के विनर हैं चार्ल्स लेक्लार्क जो मोनाको से आते हैं। वादिम रॉन्स्टीन चेस मास्टर्स कप के विनर बने हैं अर्जुन इरिगासी, आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन इरिगासी ने वादिम रॉन्स्टीन चेस मास्टर्स कप 2024 जीत लिया है। किसको हरा के जीता है, तो मैक्सिम वेचाइर लाग्रेव जो कि फ्रांस से आते हैं, इनको हरा के जीता है अर्जुन इरिगासी ने वादिम रॉन्स्टीन चेस मास्टर्स कप 2024। और ये वादिम रॉन्स्टीन चेस मास्टर्स कप हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, तो ये बात आपको याद रखनी है। गूगल ने इंडिया में AI लेड कोलैबोरेशंस लॉन्च किए हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गूगल मेड अ सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड कोलैबोरेशंस which aimed at enhancing India's healthcare, sustainability and agriculture sectors। तो गूगल ने क्या किया है, आर्टिफिशियल लेड कोलैबोरेशंस को लॉन्च किया है जो कि हेल्प करेगा इंडिया के हेल्थ केयर में, सस्टेनेबिलिटी में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था अभी गूगल का राउंड टेबल इवेंट हुआ था बेंगलुरु कर्नाटका में, which coincided with 5th anniversary of Google Research Lab in the city। तो हल्का सा ये बात भी याद रखिएगा। देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने AI कोलैबोरेशंस इनके क्या क्या है। तो सबसे पहले है फोकस हेल्थ जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया जाएगा। इनका फोकस है डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग, ठीक है, इतना नहीं याद रखना है आपको, बस ये याद रखिएगा हेल्थ पे जो फोकस हो रहा है वो बेंगलुरु कर्नाटका में होगा, जो कि हेल्थ केयर सोल्यूशन दिए जाएंगे। फिर ऑरो लैब कहाँ पे आया है, ऑरो लैब मदुरई तमिलनाडु में है, ये भी क्या करेगा, ये भी हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च किया है बेंगलुरु कर्नाटका में साहस जीरो वेस्ट। साहस जीरो वेस्ट आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, साहस जीरो वेस्ट किसकी इनिशिएटिव है, तो आपको याद रखना है ये गूगल की इनिशिएटिव है। और ये कहाँ पे आया है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में आया है अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साहस जीरो वेस्ट लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन विमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप होस्ट की गई है न्यू दिल्ली इंडिया में, ये बात आपको याद रखनी है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन विमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे होस्ट किया गया है, तो न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। इस नेशनल कॉन्क्लेव में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 9 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ग्रामीण महिलाओं को अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ताकि क्या हो, जो ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इनके पास पैसे रहें, फाइनेंसिंग हो, फंडिंग हो और ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और सस्टेनेबल बना सके। तो इस चीज़ के लिए MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। कितने बैंक से, 9 पब्लिक सेक्टर बैंक से और 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक एक ही है तो देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI
SBI एक बैंक है जिसके साथ, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात कर लें तो ये 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया था एज स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से चला 2010 से 2016 तक, और 2016 से इसका नाम रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसका काम क्या होता है? रूरल लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, रूरल लाइवलीहुड के चीज़ों को एनहांस करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करना। जो भी विमेन इन्वॉल्व है कहाँ पे? रूरल एरियाज में, बिजनेस एक्सपेंशन में या बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक्स डाइवेस्ट किए हैं कोची शिपयार्ड लिमिटेड में। तो आपको ये बात याद रखनी है, डिवेस्टमेंट किसका हुआ है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड का हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? तो 5% स्टेक जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको डिवेस्ट कर दिया गया है, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है, सेल कर दिया गया है। तो इसका मतलब होता है डिवेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है या एसेट है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाना। डिवेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? कुछ पार्ट ऑफ कंपनी या कुछ पार्ट ऑफ एसेट प्राइवेट सेक्टर के पास चले जाना। ठीक है, तो डिवेस्टमेंट हुआ है, याद रखिएगा, कोची शिपयार्ड लिमिटेड का। कितना परसेंट स्टेक डिवेस्ट किया गया है? तो 5% स्टेक जो है ये डाइवेस्ट किया गया है। ठीक है, इससे अब क्या होगा? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी कोची शिपयार्ड लिमिटेड में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेवलप होगी, साथ ही साथ जो रेवेन्यू है वो एनहांस होगी। कोची शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो ये कैटेगरी 1 मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कैटेगरी 1 की मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर। टीवी नरेंद्रन को इलेक्ट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द टर्म 24-25। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि किसी इंडियन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। किसको बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। इनकी करंट पोजीशन क्या है? तो ये CEO और MD हैं टाटा स्टील के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किससे एफिलिएटेड है या किससे बिलोंग करते हैं, कहाँ पे एसोसिएटेड है? तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील के। कौन? टीवी नरेंद्रन, थाचट विश्वनाथ नरेंद्रन। ठीक है, थाचट विश्वनाथ नरेंद्रन, टीवी नरेंद्रन, ये इलेक्ट किए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। किसको सक्सीड किया है इन्होंने लियोन टोप्लियान को सक्सीड किया है, जो कि USA के हैं। ठीक है, लियोन टोप्लियान को इन्होंने सक्सीड किया है टीवी नरेंद्रन साहब ने। इससे पहले जो थे सज्जन जिंदल जो थे इंडिया के, वो चेयरमैन बने थे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के 2021-22 में। ठीक है, तो टीवी नरेंद्रन बिकम्स सेकेंड इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। इससे पहले सज्जन जिंदल जी ने 2021-22 में चेयरमैनशिप संभाली थी इंडिया की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। मनोज कुमार दुबे जी को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये बात याद रखिएगा। IRFC के चेयरमैन कौन बन गए हैं? मनोज कुमार दुबे जी, जिन्होंने सक्सीड किया है शैली वर्मा जी को। ठीक है, शैली वर्मा जी को इन्होंने सक्सीड किया है। अब ये जो CEO MD रहेंगे, CMD रहेंगे 5 सालों के लिए IRFC के, मनोज कुमार दुबे जी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है कैप सिन्हा का अपॉइंटमेंट। KAP सिन्हा साहब जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं एज 43rd चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बने हैं KAP सिन्हा। इनको सक्सीड किया है इन्होंने सक्सीड किया है अनुराग वर्मा जी को। तो ये बात याद रखिएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और IIT दिल्ली ने MOU साइन किया है एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए। एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए IIT दिल्ली और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक MOU साइन किया है। इससे क्या है? इससे पॉलिसी एनालिसिस मिलेगा एनर्जी इनोवेशन को, साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा ऑन एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो कि फोकस करेगा ऑन इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, तो याद रखिएगा एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए IIT दिल्ली ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है। 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है ये 93rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, उनको डेडिकेटेड किया गया है ये डे, जो कि 11 प्रेसिडेंट थे इंडिया के, याद रखिएगा, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
इस बार की थीम है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। ये बात याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे की थीम क्या है? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एस्पेक्ट्स ऑफ एजेंट्स ऑफ चेंज, सॉरी। नेक्स्ट जो डेट है वो है अक्टूबर 17, जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पावर्टी। इराडिकेशन ऑफ पावर्टी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 17 अक्टूबर 2024 को। और इस बार की लंबी चौड़ी थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। तो याद रखिएगा बस, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, इतना याद रखिएगा, इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये जो कीवर्ड है वो याद रखना है आपको। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी की थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड डे की बात कर ले, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। और इस बार की थीम है राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे पे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को। इस बार की थीम है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर क्लाइमेट चेंज। स्टैंडर्ड्स फॉर क्लाइमेट चेंज इस बार की थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। इस बार की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर इस बार की थीम है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर को। और इस बार की थीम है इन्फॉर्म चॉइसेस बेटर आउटकम्स। याद रखेगा, इन्फॉर्म चॉइसेस बेटर आउटकम्स। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है मैहर मध्य प्रदेश में, या अलाउद्दीन खान संगीत समारोह सेलिब्रेट किया गया है मैहर मध्य प्रदेश में। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये डेडिकेट किया गया है लेजेंडरी म्यूजिशियन उस्ताद अलाउद्दीन खान जी को, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है, जो कि सेलिब्रेट किया गया है मैहर मध्य प्रदेश में। 2024 जो होती है ये दिस मार्क्स द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ दिस फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते करते 50 वर्ष बीत चुके हैं, गोल्डन एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है 2024 में। इंडिया का पहला स्टेट लेवल साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आया है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, नवी मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया का पहला स्टेट लेवल का साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन किया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किसने खोला है, किसके साथ मिलकर खोला गया है? तो महाराष्ट्र स्टेट साइबर डिपार्टमेंट ने लार्सन एंड टब्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है, इसको इस्टेब्लिश किया है, साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये क्या होता है साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर? तो जितनी भी डिजिटल यूटिलिटीज़ है किसी भी स्टेट में, उनका एक कमांड कंट्रोल रहता है, एक कमांड रहता है, एक सिंगल कमांड रहता है, उसी को ये साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट मेमोरियल फॉर अनसंग हीरोज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस की। तो पहला मेमोरियल फॉर अनसंग हीरोज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिश किया गया है सतारा पार्क, पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये भी महाराष्ट्र में है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व अनसंग हीरोज के लिए पहला मेमोरियल जो इस्टेब्लिश किया गया है, पहला मेमोरियल जो मिलिट्री इंटेलिजेंस अनसंग हीरोज के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, ये महाराष्ट्र में आया है। तो ये बात याद रखिएगा आप। अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये मल्टी टारगेट पोर्टेबल डिटोनेशन डिवाइस है, मल्टी टारगेट पोर्टेबल डिटोनेशन डिवाइस है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि गैंगटॉक सिक्किम में होल्ड की जा रही थी और ऑर्गेनाइज की जा रही थी, वहाँ पे अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या होंगे? ये सेफ है, रिलायबल है, साथ ही साथ ऑपरेशनल रेंज में है, विच कैन बी इंक्रीज टू 2.5 किलोमीटर्स कंपेयर्ड विद 400 मीटर रेंज ऑफ इट्स प्रेडेसेसर। इससे पहले जो था डिटोनेशन डिवाइस वो सिर्फ 400 मीटर की रेंज पे था। अग्नि अस्त्र की जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं और जो ऑपरेट किया जा सकता है बोथ इन वायर्ड फॉर्म एंड इन वायरलेस फॉर्म। साथ ही काउंटर टेररिज्म पे भी फोकस रहता है इसका, ठीक है। तो और ये बात याद रखिएगा कि 2024 की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये सिक्किम में हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को दिल्ली के बाहर कहीं होस्ट किया गया है। इससे पहले जितनी भी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है वो सब दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, सिक्किम में ऑर्गेनाइज की गई थी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें अग्नि अस्त्र लॉन्च किया गया है। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट स्विफ्ट।
स्विफ्ट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इससे पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि असम क्या करेगा, 129 वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट में उसका साथ कौन देगा? इस प्रोजेक्ट में साथ दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिन्होंने 796 करोड़ का फंड अप्रूव किया है। तो ये बात याद रखिएगा, 796 करोड़ का फंड मिला है असम गवर्नमेंट को फॉर द प्रोजेक्ट स्विफ्ट। तो याद रखिएगा, स्विफ्ट प्रोजेक्ट कहाँ का प्रोजेक्ट है? तो ये असम का प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन के एरिया में काम करेगा। मतलब वेटलैंड को कंजर्व करेगा और फिशरीज जो है उनको ट्रांसफॉर्म करेगा, सस्टेनेबल बनाएगा। साथ ही साथ फ्लड मिटिगेशन एफर्ट्स किए जाएंगे, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा और लोकल फिशरीज को सपोर्ट मिलेगा।